ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके बेसिक्स के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। और आज की क्लास में अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, या हम जब हम मोशन की स्टडी करते हैं उस टाइम पे अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो हम फ्रिक्शन फोर्स से कैसे डील करेंगे उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी का एक बहुत ही स्पेसिफिक केस के बारे में बात करेंगे, मोशन अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज, ठीक है। मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और यहां पे हम जिस इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं वो इंक्लाइन प्लेन हमारा कैसा है, रफ है, ठीक है। तो हम यहां पे फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड करके ही बातें कर रहे हैं। और जब हम इंक्लाइन प्लेन पे मोशन की बात कर रहे हैं तो आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप मोशन की बात करोगे तो दो टाइप से बातें हो सकती है, ठीक है। एक बात क्या हो सकती है, एक ये हो सकती है कि आपने इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का, ये एंगल थीटा है और यहां पे कुछ फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग मोशन। या एक केस क्या हो सकता है कि इसी ऑब्जेक्ट को मैं नीचे रख दूं और ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा होता, असेंडिंग मोशन। तो यहां पे मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन को हमने दो केस में डिवाइड किया हुआ है, एक है हमारा डिसेंडिंग मोशन और एक है हमारा असेंडिंग मोशन। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे बेसिक केस के बारे में बात कर रहा हूं, केस नंबर 1, जहां पे हम बात कर रहे हैं डिसेंडिंग मोशन की, कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, ठीक है। और ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लॉक रखा हुआ है तो अब बात की गई है कि इस ब्लॉक का डिसेंडिंग मोशन होगा कि नहीं होगा, क्या कहानी है, ठीक है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने ब्लॉक को इस तरीके से ऊपर रख दिया है तो हो सकता है ब्लॉक रेस्ट पे रखा रहे, पॉसिबल है, या हो सकता है ब्लॉक नीचे आ जाए। ये चीज समझ में आ रही है। तो ये जो दो पॉसिबिलिटी आ रही है वो क्यों आ रही है, ये आप ध्यान से समझोगे तो आपको इधर समझ में आ जाएगा कि यहां पे एक mg का कंपोनेंट है, mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट यहां पे है mg cos थीटा, और इधर लग रहा है नॉर्मल फोर्स और पीछे की साइड में लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये फोर्सेस बैलेंस हो गए, n की वैल्यू mg cos थीटा आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जंग हो रही है दो फोर्सेस के बीच में, फ्रिक्शन और mg sin थीटा के बीच में। जो फोर्स जीत जाएगा उसकी बात मान ली जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स जीत गया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी हुई, तो हमारा पार्टिकल ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। और अगर ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स हार गया, मतलब mg sin थीटा ये बड़ा हुआ फ्रिक्शन से, तो ये ब्लॉक नीचे मूव करने लग जाएगा। यही कहानी होगी, बिल्कुल। तो हम इन दो केसेस के बारे में ही बात करेंगे। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है इस केस में, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि हमारा कौन जीत जाए, फ्रिक्शन फोर्स जीत जाए, मतलब mg sin थीटा जो है वो f लिमिटिंग से कम हो जाए, और f लिमिटिंग कितना है, म्यू mg cos थीटा। ये चीज समझ में आई। यहां पे जो mg sin थीटा है वो f लिमिटिंग से कम हो जाए, तो म्यू mg sin थीटा से कम हो जाए, मतलब mg से mg कैंसिल। ध्यान से देखो, tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आ गया। अगर ये कंडीशन बन गई कि tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था ही, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, पार्टिकल रेस्ट पे था, तो अब फाइनली भी रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जीत गया और ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो अब मेरे को यहां पे बताओ कि इस केस में अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक आएगा क्योंकि रेस्ट पे है, और स्टैटिक में कितनी वैल्यू आएगी, क्या म्यू mg cos थीटा आएगी, नहीं, म्यू mg cos थीटा तो लिमिटिंग वैल्यू होती है। जरूरत कितने की है, जरूरत है mg sin थीटा की, तो ये जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, mg
साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन आ गया 0। ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, ठीक है। अच्छा, एक और केस क्या पॉसिबल है? एक और केस ये पॉसिबल है कि ये जो दो फोर्सेस की लड़ाई हो रही है, mg sin थीटा और फ्रिक्शन, इस बार कौन जीत जाए? इस बार जीत जाए mg sin थीटा। अगर ऐसा हो जाए कि mg sin थीटा ये आपका बड़ा हो जाए f लिमिटिंग से, mg से mg कैंसिल, मतलब tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्लॉक विल स्टार्ट मोशन। ब्लॉक मोशन स्टार्ट कर देगा, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लिप करने लग जाएगा। स्लिपिंग, रिलेटिव मोशन, मोशन सेम बातें हैं। तो ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नीचे की तरफ स्लिप करने लग जाएगा, मोशन करने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये ब्लॉक मोशन करेगा तो यहां पे अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स इस बार क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। कौन सा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक ही आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? वो आ जाएगा म्यू के mg cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यहां पे सिंस ये ब्लॉक मोशन कर रहा है तो एक एक्सेलरेशन भी आएगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, इसका जो एक्सेलरेशन है, टोटल फोर्स नीचे की तरफ है mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है? म्यू mg cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय मास m। ध्यान से देखो, m से m कट गया, एक्सेलरेशन जो है वो आ गया है g sin थीटा माइनस म्यू काइनेटिक g cos थीटा। एक्सेलरेशन जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक आया है। ये जो ब्लॉक का मास है उसका इंडिपेंडेंट है। चाहे यहां पे आप 10 केजी रखो, चाहे आप 20 केजी रखो, चाहे आप 5 केजी रखो, चाहे आप 1 केजी रखो, एक्सेलरेशन तो हर एक केस में ही क्या आ रहा है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो क्या समझ में आया? यहां पे हमको ये समझ में आया कि अगर हम बात कर रहे हैं एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और अब उस ब्लॉक के हम मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, डिसेंडिंग मोशन करेगा कि नहीं करेगा, वो डिपेंड कर रहा है mg sin थीटा और फ्रिक्शन की वैल्यू पे। और हमने दो केस बना के देखे जहां पे एक केस में फ्रिक्शन फोर्स जीत गया है, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे है, और एक केस में फ्रिक्शन फोर्स हार गया है, मतलब हमारा ब्लॉक मोशन में है। अब इस चीज को आप फ्रिक्शन फोर्स और mg sin थीटा के बीच की लड़ाई ना समझ के इसको ऐसे समझ लो कि हम बात कर रहे हैं, ये लड़ाई है tan थीटा और म्यू की। म्यू फ्रिक्शन के लिए आता है। फ्रिक्शन का काम क्या है? बॉडी को रेस्ट पे रखना। अगर म्यू जीत गया, अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा के इक्वल या उससे बड़ी है, तो ब्लॉक किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए क्योंकि हर बार निकालने नहीं बैठ जाओगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहां पे दो तुम्हारे फैक्टर्स के बीच में लड़ाई है, एक है म्यू, एक है tan थीटा। अगर म्यू जीत गया तो म्यू का काम है ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, रिलेटिव मोशन नहीं चाहता, तो ये ब्लॉक को रख देगा रेस्ट पे। लेकिन अगर म्यू हार गया, मतलब tan थीटा अगर जीत गया, तो उस केस में मोशन होगा, और मोशन होगा तो पार्टिकल करेगा एक्सेलरेट। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, और अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ब्लॉक है। और ये हमने किस केस के बारे में स्टडी की है? ये हमने उस केस के बारे में स्टडी की है जिसमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रखा हुआ था। अगर ब्लॉक ऊपर से नीचे की तरफ मोशन ही शुरू कर दिया t = 0 पे, तो क्या कहानी है उसके बारे में बात करने वाला हूं अभी आगे चल के। लेकिन ये वाला केस समझ में आया? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, मोशन करेगा कि नहीं करेगा वो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। कैसे? सीधे tan थीटा और म्यू को कंपेयर कर लो। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अभी समझ में आएगा मैंने क्या बोलना चाहा। जैसे कि मान लो आपको मैं ये बोलता कि यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है 53 डिग्री, और ये एक ब्लॉक है मास m का, और यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.8। ठीक है,
अब आपको बोला गया कि ये बताओ क्या होगा, तो आप यहां पे देखो कि tan 53 डिग्री कितना होता है। tan 53 डिग्री जो होता है वो होता है आपका 4/3 1.33। और अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू है हमारा 0.8। कौन जीता दोनों में से? tan थीटा बड़ा है, यहां से देख के समझ में आ गया कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। और अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोशन तो होगा ही होगा। चीजें समझ पा रहे हो? हम देख के ही बता पा रहे हैं कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है अभी जस्ट, ठीक है। और आगे समझो, और आगे बात करता हूं मैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो ऐसा ही एक और क्वेश्चन होता जहां पे हम बात कर रहे हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल है 37 डिग्री, ये कोई मास m का ब्लॉक है, और ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। तो मैं बताना है कि पार्टिकल मोशन करेगा कि नहीं करेगा। फॉर द गिवन कंडीशन आपको बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट केस में इफ म्यू इज इक्वल टू, ये हम ले लेते हैं, कितना लेना चाहोगे? इसको ले लेते हैं हम 0.4, तो क्या होगा, ठीक है। और अगर म्यू की वैल्यू जो है वो 0.6 होगी तो क्या होगा? अगर म्यू की वैल्यू जो है वो 0.75 होगी तो क्या हो रहा है? अगर म्यू की वैल्यू 0.8 है तो क्या हो रहा है? और अगर म्यू की वैल्यू 0.9 है तो क्या हो रहा है? हमें बताना है किसके बारे में? ब्लॉक के मोशन के बारे में, कि ब्लॉक मोशन कर रहा है कि रेस्ट पे है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ब्लॉक की कहानी के बारे में बात करनी है कि ब्लॉक हमारा मोशन कर रहा है कि रेस्ट पे है। कैसे पता करोगे? हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि लड़ाई किसके बीच में है? tan थीटा और म्यू के बीच में। एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो tan 37 डिग्री कितना हो जाता है? tan 37 डिग्री आजकल होता है 3/4, बोले तो 0.75। अगर 0.75 से कम हमारा म्यू हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में tan थीटा जीत जाएगा, और tan थीटा जीत गया तो क्या होगा? मोशन होगा। ये चीज समझ में आई? तो यहां पे ध्यान से देखो, इस वाले केस में कौन बड़ा है? tan थीटा बड़ा है, tan थीटा जीत गया, इसका मतलब मोशन होगा। इस वाले केस में भी कौन जीता? tan थीटा ही जीता, मतलब मोशन होगा। इस वाले केस में tan थीटा और म्यू दोनों बराबर आ गए। अगर tan थीटा और म्यू बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है? रेस्ट की कंडीशन होती है। ये समझ में आया? अगर मैं इस वाले केस की बात करूं 0.8 के लिए, तो कौन जीत गया है? म्यू जीत गया है। म्यू की वैल्यू tan थीटा से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा? रेस्ट है, मोशन, रेस्ट। ये छोटी सी कहानी आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, रेस्ट पे ब्लॉक रखा था, मुझे बताना है वो ब्लॉक डिसेंडिंग मोशन करेगा कि नहीं करेगा। मुझे तुरंत ही देख के समझ में आना चाहिए कि tan थीटा और म्यू को कंपेयर करना है, और जो बड़ा होगा उसकी बात मान लेंगे। tan थीटा बड़ा है तो मोशन करेंगे, अगर म्यू tan थीटा के इक्वल है या म्यू उससे बड़ा है तो हम रेस्ट की बात करेंगे। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब मैं आगे एक और अच्छा सा क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, ठीक है। कि मान लो हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन पे आपने जो ब्लॉक रखा हो, ये एंगल चलो 37 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यहां म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.8, ये तो मैं 60 मीटर दिया गया है, ये जो लेंथ है, हाइट जो है, और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रखा हुआ है, मास है 10 kg, ठीक है। अब हो सकता है कि इस ब्लॉक को जो आपने रखा है, ये ब्लॉक आपका इनिशियली रेस्ट पे ना हो। पॉसिबल है, हो सकता है कि क्वेश्चन में दे रखा हो कि इसको हमने वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड की, तो अब पार्टिकल एक्सेलेरेट भी कर सकता है, रिटार्ड भी कर सकता है, राइट। जैसे पिछले वाले केस में रेस्ट पे था तो उसमें एक्सेलेरेट ही कर रहा था, लेकिन इस वाले केस में हो सकता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ जाएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। तो 37 डिग्री है, ये म्यू की वैल्यू 0.8, ये हाइट 60 मीटर। तुमसे पूछा गया फाइन इसका एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी होता है वो बताओ, ठीक है।
दूसरा पूछा गया टाइम टेकन टू रीच बॉटम, या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि ये बताओ कि ये पार्टिकल बॉटम पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, ये भी पूछ सकता हूं मैं, यस और नो की फॉर्म में आंसर देना होता अगर वो पूछता तो। लेकिन मैंने टाइम टेकन पूछ लिया है, और मैंने पूछ लिया है कि स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड एट बॉटम, कि जब पार्टिकल इस इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पे पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है। सिंपल से 3 क्वेश्चन है, बच्चों वाले सवाल थे, ठीक है। लेकिन यहां फ्रिक्शन है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आप इसका एफबीडी बनाओगे, इसका एफबीडी बनाओगे तो आप बोलोगे कि यहां पे mg के 2 कंपोनेंट है, 37 डिग्री है तो ये 60 आ गया, ये 80 आ गया। यहां लगेगा नॉर्मल और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और अब मुझे बताओ कि जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये स्टैटिक होगा कि लिमिटिंग होगा कि काइनेटिक होगा, क्या होगा। तो समझ में आ रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, काइनेटिक ही आएगा। और इस क्वेश्चन में स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग तो नहीं दिए, एक ही दिया हुआ है। इसका मतलब यही म्यू एस है, यही म्यू के है। तो हमारा यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो एफ काइनेटिक लग रहा होगा म्यू एन, बोले तो म्यू है हमारा, इसको और ढंग से लिख देता हूं, म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा। म्यू कितना है, 0.8 है, और एम जी कॉस थीटा कितना है, 80 है। तो ये हमारा लग रहा है 64। और अब आपको देख के समझ में आ गया, नीचे की तरफ लग रहा है 60 और ऊपर की तरफ लग रहा है 64। मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल एक्सलेट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ये समझ में आया ना। तो यहां पार्टिकल के पास क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। और अगर मैं उस रिटार्डेशन को ए नॉट का नाम दूं तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है, तो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 64, नीचे की तरफ लग रहा है 60 डिवाइड बाय इसका मास 10, ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिकल इतने से रिटार्ड कर रहा होगा, अच्छी बात है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को नीचे पहुंचने में, तो ध्यान से देखो, ये हमारा 60 दिया हुआ है, और अगर हम बात करें इस लेंथ की तो क्या ये लेंथ हमारा 100 मीटर आ जाएगी। ये 60, ये 80, ये 100, 37 डिग्री है, ये 100 आ गया। तो अगर मैं टाइम टेकन की बात करूं तो कैसे निकालेंगे, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S कितना है, S है हमारा 100, नीचे की तरफ को मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है। U कितना है 10, टाइम लगा मान लेते हैं T नॉट, ये आ जाएगा हाफ। A कितना है, पीछे की तरफ है तो -0.4 T नॉट स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो ये कितना लिखा हुआ है, 100 इज इक्वल टू 10 T नॉट माइनस 0.2 T नॉट स्क्वायर। इसको हम थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी 0.2 T नॉट स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 T नॉट माइनस 100 इक्वल टू 0। 0.2 T नॉट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/10 बोले तो 1/5, 1/5 T नॉट स्क्वायर माइनस 10 T नॉट, ठीक है, प्लस 100 इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई T नॉट स्क्वायर माइनस 50 T नॉट प्लस 500, इसकी वैल्यू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स लिखोगे तो T नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका हाफ कर दो, ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 500, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बाकी तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारी इच्छा है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। तो ये कितना बन गया, ये तुम्हारा बन गया 25 प्लस माइनस ये रूट 125 है तो ये हो जाएगा 5√5। तो यहां से इसको सॉल्व करने पे तुम्हारे जो टाइम की वैल्यू है वो 2 आ गई, ठीक है। यहां से सॉल्व करने पे टाइम की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। एक तो आ गया T नॉट इज इक्वल टू 25 माइनस 5√5, और एक आ गया हमारा T नॉट, इसकी वैल्यू 25 प्लस 5√5। ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो छोटी वैल्यू होगी वही तो लेंगे। पार्टिकल आया पहुंच गया, ठीक है, पार्टिकल आया पहुंच गया कम टाइम में, उसके बाद पार्टिकल फिर फर्दर नीचे जा रहा है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि पार्टिकल यहां पे आके रुक नहीं गया है, उसके बाद भी और फर्दर नीचे जा रहा है, और फर्दर नीचे जाएगा तो एक टाइम पे जाके वेलोसिटी 0 होगी, फिर पार्टिकल ऊपर की तरफ आ रहा है। ऐसा इस इक्वेशन ने माना हुआ है। यदि समझ में आए 2 आंसर क्यों आ रहे हैं उसके लिए। तो हम यहां पे कह रहे हैं
कि जो कम वाला होगा वो हम कंसीडर कर लेंगे और जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक बार यहां पहुंच गया, कम टाइम में पहुंच गया, उसके बाद पार्टिकल का मोशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो इनका इम्प्रेंट इतना ही है 100 मीटर का ही, 100 मीटर से ज्यादा तो कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो दूसरा वाला सॉल्यूशन डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो हमने टाइम टेकन निकाल लिया। और क्या निकालना है? और निकालना था कि पार्टिकल जब बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो अगर आपको लास्ट पार्ट सॉल्व करना है तो स्पीड के लिए आप यूज कर सकते हो v इक्वल्स टू u प्लस at। बोले तो u कितना है 10, a कितना है -0.4 और टाइम कितना लगा है? टाइम आपको पता है t नॉट की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 5√5। ये आपका टाइम पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। या फिर एक और अच्छा अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या लगा सकते हो? आप ये भी लगा सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा लो। बाकी अपने अपनी इच्छा जो यूज करना चाहो। तो यहां से u स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, 2a कितना है -0.4 और s कितना है 100। इसको 4/10 लिख दूं मैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 माइनस 80। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20, तो v की वैल्यू हो गई √20, बोले तो 2√5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी, पार्टिकल जब ग्राउंड पे पहुंचेगा उस टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने ये बताया कि यहां पे दो केस पॉसिबल है। ठीक है, कि या तो आपने इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो रेस्ट पे रखा हुआ है या तो वो रेस्ट पे रखा रहेगा या वो पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा, अगर tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हुआ तो। ठीक है, लेकिन एक केस हमने बोला कि एक केस ऐसा भी हो सकता है जहां पे हमने पार्टिकल को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है लेकिन उसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है पार्टिकल एक्सलेट करे, रिटार्ड करे, वो डिपेंड करता है कि mg sin थीटा और फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड्स क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 60 था नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 64 था, तो रिटार्डेशन हुआ। अगर किसी केस में यहां 60 होता और या ऊपर 50 होता तो क्या करता? पार्टिकल एक्सलेट करता। और जो भी कहानी है, एक्सलेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद तो हमको बेसिक काइनेमेटिक्स लगानी है। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल्स टू u प्लस at या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सी कहानी जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, बेसिक वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है और फटाफट भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जो इंक्लाइन प्लेन है वो फिक्स है और कैलकुलेशन सिंपल रहे इसलिए डेटा भी मैंने तुम्हें जाना पहचाना हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन निकालना है। इस केस में इसमें टाइम टेकन, स्पीड एट बॉटम निकालनी है। ठीक है, उसमें बोला गया टाइम टेकन भी निकालो, स्पीड एट बॉटम भी निकालो, और ये बताओ पार्टिकल कब स्टॉप होगा, क्योंकि लास्ट वाले केस में पार्टिकल क्या कर रहा है? रिटार्ड कर रहा है। इस वाले केस में पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सलेट कर रहा है। इस वाले केस में क्या कर रहा है वो तुम्हें पता करना है। ठीक है, और तुम्हें बताना है एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बताना है। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। सॉल्व करने का टाइम मिलेगा मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि देखो, इस केस में तुम्हें सबसे पहले तो ये बात करना है कि ब्लॉक यहां पे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, तो मोशन करेगा कि रेस्ट पे रहेगा, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है। उसके बाद तो हम बात करेंगे एक्सलेशन के बारे में। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखना चाहो तो tan 37 डिग्री कितना है? tan 37 डिग्री जो है वो होता है आपका 3/4.75। ठीक है, और आपको देख के समझ में आ गया है कि tan थीटा जो है वो म्यू से कैसा है? छोटा है। और tan थीटा म्यू से छोटा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रखा रहेगा, कोई मोशन होगा ही नहीं। और रेस्ट पे रखा रहेगा तो इसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर भी अपनी इच्छा के लिए इसका एक बार एफबीडी बना के देख लो कि यहां कौन कौन से फोर्सेस कितने कितने मैग्नीट्यूड में लग रहे हैं। तो यहां देखोगे तो ये 10 kg है, तो 10 kg का एक आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 80। ऊपर जो नॉर्मल लगेगा वो भी कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा।
ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए इसको रेस्ट पे रखने के लिए। और मैक्सिमम आ कितना आ सकता है, लिमिटिंग आ सकता है 8 इंटू 80, 64 आ सकता है। लेकिन हमने कितना लगाया, 60 ही लगाया, क्योंकि हमें पार्टिकल को रेस्ट पे रखना है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा होगा कि यहां पे tan थीटा अगर मैं बात करूं तो tan थीटा है कितना, 0.75। वो म्यू से कैसा है, वो म्यू से ज्यादा है, और tan थीटा म्यू से ज्यादा है, इसका मतलब मोशन तो होगा। देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है तुम्हें, तो सबसे पहले tan थीटा और म्यू कंपेयर कर लिया करो कि मोशन हो रहा है कि रेस्ट पे है। क्योंकि सोचो अगर एक बार पार्टिकल रेस्ट पे है तो इन सब बातों का सेंस ही नहीं बनता, ये तो फालतू में पूछी गई है। तो अपनी एनर्जी अगर बचानी है, टाइम बचाना है, तो पहले tan थीटा और म्यू कंपेयर कर लिया करो, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये देख के समझ में आ गया कि पार्टिकल मोशन तो कर रहा है। अब पार्टिकल मोशन करेगा तो क्या कहानी होगी, तो मैं एफबीडी बना लेता हूं। अच्छा, ये मास mg दिया हुआ है, तो इसमें एफबीडी का इतना कुछ खास सेंस बनता नहीं है, क्योंकि मास m दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो इधर लगेगा mg का साइन थीटा, पीछे की तरफ लगेगा f काइनेटिक, तो म्यू mg का कॉस थीटा। और अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि मोशन तो कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा। और पार्टिकल का यहां पे जो तुम्हें एक्सेलरेशन निकालोगे वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय इसका मास m। कितना हो गया, ये हो गया g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। और ध्यान से देखो, g साइन थीटा ये g के कंपोनेंट है। g का साइन 37 कितना होता है, 6 होता है। g का म्यू कितना है, 1/2। g का cos 37 कितना होता है, 8 होता है। तो कितना लिखा हुआ है, 6 माइनस 4, मतलब पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये समझ में आ गया। तो पार्टिकल 2 के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा, अच्छी बात है। अब क्या करना है, तुम्हें निकालना है टाइम टेकन और स्पीड एट बॉटम। अगर मैं बात करूं पार्ट बी के बारे में, टाइम टेकन, तो क्या टाइम टेकन को सीधा मैं लिख दूं √2l/a0। l ये लेंथ है, l इस लेंथ को बोल रहा हूं मैं, ये जो लेंथ a है। क्या लिखा हुआ है ये तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा, ये √2h/g की फॉर्म का ही तो लिखा हुआ है। काइनेमैटिक्स ही चल रहा है, ध्यान रखो यहां पे भी, ये काइनेमैटिक्स ऑफ एनएलएम की बात हो रही है। √2h/g कैसे करते थे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे तो करोगे, s = ut + ½ a t²। s की वैल्यू l बोल दो, ut तो 0 है, = ½ a t²। तो t यहां से क्या आ गया, 2l/a, √2h/g इफेक्टिव, यही तो बोलते थे हम लोग, उसी फॉर्म का बन रहा है, ठीक है। तो यहां से तुम्हें टाइम कितना मिल गया, टाइम तुम्हें मिल गया 2, l कितना है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a कितना है 2। तो यहां से तुम्हारा टाइम टेकन आ गया √10 सेकेंड। पार्टिकल √10 सेकेंड में नीचे पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, उसके बाद तुम्हें निकालना है कि बताओ पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी ग्राउंड पे। तो v = u² + 2as भी यूज कर सकते हो, या फिर चाहो तो v = u + at लगा लो। बहुत सिंपल सी कहानी है, u तो 0 है, a कितना है 2, टाइम लगा √10, तो v आ गया तुम्हारा 2√10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत हुई थोड़ी बहुत भी नहीं, है ना, बेसिक काइनेमैटिक्स चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे हमें ये कंपेयर नहीं करना है कि tan थीटा बड़ा है कि म्यू बड़ा है, क्यों, क्योंकि यहां पे तो पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा है, ऑलरेडी पार्टिकल मोशन ही कर रहा है स्टार्टिंग से ही। तो अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो एफबीडी बना लो। एफबीडी बनाओगे तो यहां पे ये आ गया 60, ये आ गया 80, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जिसकी वैल्यू 80 होगी, और पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि काइनेटिक होगा 64। म्यू mg cos थीटा 64 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो ऑलरेडी एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, है ना, ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस इनिशियल स्पीड चेंज कर दिया मैंने यहां पे। तो यहां का जो फर्स्ट पार्ट है a0 क्या आ जाएगा, a0 तुम्हारा आ जाएगा कि पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है हमारा रिटार्डेशन, पहली बात तो।
और अगर पार्टिकल रिटार्डेशन कर रहा है उसको अगर मैंने ए नॉट बोल दिया तो ए नॉट की वैल्यू कितनी है 64 माइनस 60 डिवाइड बाय मास कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्टिकल रिटार्ड करेगा। टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग और स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, अब यहां पे देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये नहीं कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दिया तुरंत उसको सॉल्व करने लग गए, नहीं, थोड़ा सोच के देखो। बेसिक काइनेमेटिक्स की बातें हो रही है यहां पे, और अगर बेसिक काइनेमेटिक्स की बातें हो रही हैं तो ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये हो जाएगा 10 मीटर। और ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो ब्लॉक है वो बॉटम तक पहुंच ही ना पाए, बीच में ही रुक जाए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो यह आप पहले सोच के देख लिया करो कि यहां पे अगर मैं बात करूं पार्टिकल स्टॉप करेगा तो पार्टिकल का जो स्टॉपिंग टाइम आएगा वो कितना आएगा। अगर हम लोग बात करें स्टॉपिंग टाइम कि पार्टिकल कितने टाइम में रुक जाएगा, तो वो जो टाइम आ रहा है वो पार्टिकल की स्पीड कितनी है 2। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे तो वो वी बाय ए आता है, याद होगा v बाय जी। तो ये कितना आ जाएगा 2 बाय ए कितना है 0.4। 0.4 को कितना लिखोगे, इसको लिख सकते हो 4 बाय 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 5 सेकेंड। यस, सिंपल ऐसे 0.4 ही लिख दो। कितना आ गया तुम्हारा 5 सेकेंड आ गया। तो पार्टिकल हमारा 5 सेकेंड में रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देख लो कि पार्टिकल 5 सेकेंड में स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को d बोलूं तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दो, या मैं लगा लेता हूं यहां पे u प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम टेकन। आपकी इच्छा है आप कैसे निकालना चाहो स्टॉपिंग डिस्टेंस, फिर वही काइनेमेटिक्स की बातें हैं, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ये 2 है, फाइनल स्पीड 0 है, डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम टेकन कितना लगा 5। ध्यान से देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ गया 5 मीटर आ गया। मतलब पार्टिकल ये 5 मीटर पे आके ही रुक गया, पार्टिकल तो बॉटम तक आया ही नहीं है। और एक बार पार्टिकल रुक गया तो अब पार्टिकल फर्दर नीचे मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि पार्टिकल कर रहा था रिटार्ड। टेन थीटा जो है वो म्यू से छोटा है, ध्यान से देखो। तो अब पार्टिकल जहां रुक गया वहीं रुका रहेगा। ये चीज समझ में आ गई? मतलब इस केस में यह हुआ कि पार्टिकल बॉटम तक पहुंचा ही नहीं। तो क्या समझ में आया यहां पे? यह समझ में आया कि ब्लॉक विल नेवर रीच द बॉटम। बॉटम पे वो कभी पहुंचेगा ही नहीं, यहां पे कभी नहीं आ पाएगा, वो बीच में ही आके रुक गया। ये समझ में आया? बाकी अगर आपने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाया होगा और s की वैल्यू कितनी बोली होगी आपने, अगर s की वैल्यू बोली होगी 10, तो आपका ऑलरेडी से सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, और आएंगे भी तो वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो कैसी बनेगी यहां पे कि पार्टिकल यहां आया, रुका, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। इन्होंने ऐसा मान लिया होगा, वो गलत है। एक बार पार्टिकल रुक गया उसके बाद पार्टिकल का मोशन हुआ ही नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना। काइनेमेटिक्स की ही बातें हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूले पे बेस्ड बातें करोगे। सोच समझ के बात करो, लॉजिकल बात करोगे, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, चलो इसके बाद अब मैं आगे बात कर रहा हूं, पहले इसको हटा देते हैं। चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी के केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 बोले तो मैंने आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि यहां पे 2 केस पॉसिबल है। एक में पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा, डिसेंडिंग मोशन। एक है पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा, असेंडिंग मोशन। वो हमारा केस नंबर 2 है। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा ये है कुछ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल कुछ थीटा है, और हमने एक पार्टिकल ऑफ मास m को इनिशियल वेलोसिटी v0 से ऊपर की तरफ फेंका है, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बताओ कि क्या कहानी होगी। तो देखो पार्टिकल असेंडिंग मोशन करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर पार्टिकल करेगा डिसेंडिंग मोशन, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो यहां पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं असेंडिंग मोशन की बात करूं तो असेंडिंग मोशन है कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, वो असेंडिंग मोशन है। और असेंडिंग मोशन के टाइम अगर मैं मोशन की स्टडी करूं तो यहां पे पार्टिकल पे पीछे की तरफ लगेगा mg sin थीटा, और ये लग जाएगा नॉर्मल, ये लग जाएगा हमारा mg cos थीटा। और अब मुझे बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, अपवर्ड कि डाउनवर्ड?
फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड। फ्रिक्शन का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करना, राइट? नेचुरली जो मोशन हो रहा है उसमें रिलेटिव मोशन को अपोज करना होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा पीछे की तरफ लगेगा। और अब मुझे बताओ कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा है, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, म्यू mg cos थीटा। तो यहां पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि यहां पे मोशन कैसा हो रहा है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं असेंडिंग मोशन की, असेंडिंग मोशन मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो असेंडिंग मोशन में आपको कौन कौन से पैरामीटर से मतलब है? आपको मतलब है कि पार्टिकल का यहां पे रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन क्या है, तो पार्टिकल यहां पे कर रहा है रिटार्ड। तो रिटार्डेशन अगर मैं उसको ए नॉट बोलूं तो क्या ए नॉट की वैल्यू है, पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय मास m। और ध्यान से देखो फिर से पार्टिकल का जो रिटार्डेशन आया है वो आया है g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, ये चीज याद रखना, ठीक है? तो ये पार्टिकल इस वैल्यू से, इस ए नॉट से रिटार्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि ये बताओ टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है कि पार्टिकल कितने टाइम तक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं टाइम ऑफ एसेंट को TA। तो पार्टिकल कब तक मूव करेगा, तो यहां पे इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में भी बातें करते थे हम इस टाइप के मोशन की, बस वहां पे फ्रिक्शन नहीं हुआ करता था। और अगर फ्रिक्शन आ गया है तो उससे तो ए नॉट की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सॉल्व करने का तरीका तो अब भी सेम रहेगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि यहां पे जो टाइम ऑफ एसेंट आएगा वो आ जाएगा वी नॉट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट को बोल देता हूं AA, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट लिख सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखा होगा इसको, v = u + at से लिखते हैं, ठीक है? बाकी v नॉट बाय g से एनालॉजी लगाते हैं, तो वो सब पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी, ठीक है? तो v नॉट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितना था इसका, वो था g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ एसेंट। अच्छा, और क्या चाहिए होगा? और हमें बात करनी होगी किसके बारे में, कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया, कि पार्टिकल कितनी हाइट तक ऊपर गया है। क्योंकि पार्टिकल यहां पे, उसके बाद पार्टिकल यहां पहुंचेगा और यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हमें बताना है कि पार्टिकल ने ये जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको मैं क्या बोल दूं, L बोल दूं, D बोल दूं, तुम्हारी इच्छा है। तो चलो मैं इसको L बोल देता हूं कि पार्टिकल ने ये डिस्टेंस L कितना कवर किया है ऊपर जाते टाइम। तो हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड while moving up। ऊपर जाते टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया, हम टोटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तब कितना कवर किया, इस L की बात कर रहे हैं। तो क्या इस L को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं v² डिवाइडेड बाय 2A0, v² बाय 2g। सेम एनालॉजी लगा सकते हैं, बचपन की यादें ताजा हो गई फिर से। तो ये आ जाएगा v0² डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। बाकी इस डिस्टेंस L को निकालने का एक तरीका और है, क्या है? आप चाहो तो इस डिस्टेंस L को निकालने का एक तरीका और है। मेथड नंबर 2 कहां लिखूं मैं, चलो इधर ही लिख देते हैं आगे। इसको निकालने का एक तरीका और है, मेथड नंबर 2, और वो क्या है, वो ये है कि आप लगा सकते हो s = u + v/2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। ये भी लगा सकते हो, इससे भी आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने असेंडिंग मोशन की स्टडी कर ली। अब क्या होगा, अब पार्टिकल यहां पहुंच गया। अब पार्टिकल यहां पहुंच गया तो अब पार्टिकल, दो केस पॉसिबल है, या तो पार्टिकल यहां ऊपर जाके रेस्ट पे रहे या पार्टिकल नीचे आ जाए। रेस्ट पे रहेगा कब, जब tan थीटा और म्यू की लड़ाई में कौन जीत जाएगा, म्यू जीत जाएगा, तो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर tan थीटा जीत गया, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हुआ, तो पार्टिकल ऊपर रुकेगा नहीं, वो एक इंस्टेंट के लिए रुका हुआ है, फिर पार्टिकल वहां से नीचे की तरफ आने लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग मोशन। तो यहां डिसेंडिंग मोशन भी हो सकता है, और अगर डिसेंडिंग मोशन हो सकता है तो हमें डिसेंडिंग मोशन के बारे में भी बातें करनी है। तो हो सकता है कि यहीं पे
पार्टिकल डिसेंडिंग मोशन भी कर रहा हो इसी केस में। तो पार्टिकल ऐसे था, ये एंगल थीटा है, हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया है मास m का, ये उसने डिस्टेंस l कवर कर लिया है, ठीक है, लेंथ l बोल देता हूं मैं इसको। और अब हमें बात करनी है कि पार्टिकल यहां पे डिसेंडिंग मोशन करेगा कि नहीं करेगा। तो वही कहानी है कि यहां से पार्टिकल किसी इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आ गया है, कब, t इक्वल्स टू TA पे। अब पार्टिकल यहां से नीचे आ सकता है और डिसेंडिंग मोशन होगा, तो डिसेंडिंग मोशन कब होगा, क्या कंडीशन है डिसेंडिंग मोशन की, तो डिसेंडिंग मोशन कब हो सकता है, डिसेंडिंग मोशन तभी होगा ओनली व्हेन tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। अगर tan थीटा म्यू से जीत जाए तो ही डिसेंडिंग मोशन होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां पे tan थीटा ग्रेटर देन म्यू हो रहा है, डिसेंडिंग मोशन होना स्टार्ट हो गया। डिसेंडिंग मोशन होना स्टार्ट हो गया तो क्या क्या पूछ सकते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ यहां पे टाइम ऑफ डिसेंट क्या, अच्छा सबसे पहले पूछेंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे नीचे की तरफ लगेगा mg sin थीटा और पीछे की तरफ लगेगा f काइनेटिक म्यू mg cos थीटा। तो यहां पे पार्टिकल के पास अगर आप बात करोगे तो पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, तो पार्टिकल के पास होगा क्या, एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ डिसेंडिंग मोशन। और क्या होगा वो, तो जरा ध्यान से देख लो, वो लिखा हुआ है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की कहानी होगी। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यहां पे, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अच्छा और क्या हो सकता है, और यहां पे आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताओ पार्टिकल जब नीचे आएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको हम TD से रिप्रेजेंट कर दें तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालोगे, पार्टिकल की वेलोसिटी तो जीरो है यहां पे, तो क्या हम टाइम ऑफ डिसेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं 2L डिवाइडेड बाय इसका एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंडिंग, लिख सकते हैं कि नहीं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, L आप निकाल चुके हो, L आपको पता है, अब आप L निकाल चुके हो सॉल्व करके, तो वो L छाप देना यहां पे। और एक ही वैल्यू आपको पता है, एक ही वैल्यू क्या निकाली है आपने, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा। और क्या पूछ सकते हैं यहां पे, और पूछ सकते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है, स्पीड एट बॉटम, कि जब पार्टिकल बॉटम पे पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी है, वो v डैश। तो v डैश कैसे निकालोगे, चाहो तो आप v इक्वल्स टू u प्लस AT लगा दो, मेथड नंबर 1 तो ये हो सकता है इसको निकालने का कि v इक्वल्स टू u प्लस AT लगा सकते हो। तो ये तो जीरो है, क्या लगा दोगे, एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंडिंग इनटू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। या फिर एक और मेथड है, आप v इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज कर लो, तो ये आ जाएगा 2 एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंडिंग इनटू लेंथ l, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लो, बेसिक काइनेमेटिक चल रहा है, वही कहानी है। तो आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही थी कि यहां पे वो क्या कह रहा है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने वाले हैं वो ये हैं कि पहली बात तो यहां पे टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि मोशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर असेंडिंग मोशन डिसेंडिंग मोशन सिमेट्रिक होते तो दोनों का टाइम भी सेम आता। ये समझ में आया ना, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है और जी का कंपोनेंट भी नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है डिसेंडिंग मोशन, तो जी तो नीचे की तरफ लग रहा है, अभी भी सेम है, लेकिन फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ऊपर चला गया, तो मोशन सिमेट्रिक नहीं है, सेम मोशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो डिफरेंट आना ही चाहिए। और अगर टाइम डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका v डैश आया है वो आपका v नॉट के बराबर नहीं है। पार्टिकल जिस स्पीड से आपने ऊपर की तरफ फेंका है उसी स्पीड से वापस नीचे नहीं आएगा, वो कुछ और स्पीड आएगी v डैश। कैसे निकालेंगे, 2as से निकाल लो, चाहे तो v इक्वल्स टू u प्लस AT से निकाल लो। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो इस पूरी थ्योरी को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और थोड़ी फील लेते हैं कि क्या हुआ है यहां पे। चलो
तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी सेम टॉपिक से कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ये एंगल है 37 डिग्री और हम इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट से, मास है 10 kg, इसको हम भेज रहे हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ और म्यू की वैल्यू है 0.5। अब आपसे पूछा गया, क्या क्या पूछ सकते हैं, जो पूछ सकते हैं सब कुछ पूछ लिया मैंने, ठीक है। जैसे कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ असेंडिंग मोशन, ठीक है, फिर टाइम ऑफ असेंड और कितना लेंथ कवर की पार्टिकल में ऊपर जाते टाइम, और क्या पूछ सकते हैं कि डिसेंडिंग मोशन के टाइम पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लिया टाइम ऑफ डिसेंडिंग और पूछ लिया कि पार्टिकल जब नीचे आया तो इसकी स्पीड कितनी है। ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, तो मैंने सारी चीजें पूछ ली। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो याद रखना यहां पे मैंने जो तुम्हें थ्योरी पढ़ाई है उसमें कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस तुम्हें तरीका समझ में आना चाहिए कि मैं उस थ्योरी में करवा क्या रहा था, कि हो क्या रहा था, मोशन की स्टडी कर रहे थे, ठीक है। काइनेमेटिक्स का ही सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। असेंडिंग मोशन को अलग से स्टडी कर लो, फिर डिसेंडिंग मोशन को स्टडी कर लेना। तो असेंडिंग मोशन को स्टडी करते हैं पहले। तो असेंडिंग मोशन को स्टडी करेंगे तो यहां कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 60, इधर आ जाएगा 80, यहां आ जाएगा नॉर्मल और आ जाएगा पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स। तो सबसे पहले तो अगर मैं एफ लिमिटिंग की बात करूं, जो कि एक्चुअली एफ काइनेटिक लगेगा क्योंकि पार्टिकल मोशन कर रहा है, एफ काइनेटिक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये 1/2 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो पार्टिकल को पीछे की तरफ एक रिटार्डेशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो रिटार्डेशन है इसकी जो वैल्यू है असेंडिंग मोशन के टाइम वो है 60 + 40 डिवाइड बाय इसका मास, कितना आ गया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारी आ गई सॉल्व करने पे 100/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पार्टिकल रिटार्ड कर रहा होगा। आपको फिर क्या निकालना है, असेंडिंग मोशन के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वो टाइम कितना लगा ऊपर जाते टाइम। तो ये देख लो पार्टिकल 40 की स्पीड से जा रहा है और 40 की स्पीड को 10 की रेट से हम कम कर रहे हैं, 10 की रेट से कम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, 4 सेकंड। और चाहो तो आप फॉर्मूला यूज कर लो, तो कितना आ गया, 4 सेकंड आ गया। लॉजिकली भी 4 सेकंड बोला मैंने कि 40 की स्पीड से जा रहा है, 10 की रेट से वेलोसिटी कम हो रही है, तो कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड टाइम ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया होगा। तो तुम्हारी इच्छा है आप v²/2a यूज कर लो, चाहो तो आप u + v/2 ये यूज कर लेते हैं। तो मैं ये यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं टाइम तो निकाल ही चुका हूं। तो यहां पे u कितना है, 40 है, v हमारा 0 है, डिवाइड बाय 2 और टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, ये आ जाएगा 80 मीटर। तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 मीटर। अब पार्टिकल पहुंच गया 80 मीटर, बोले तो पार्टिकल यहां पहुंच गया, कहां पे, इधर बना देते हैं। पार्टिकल यहां पहुंच गया है, इसकी वेलोसिटी हो गई है 0, कब, t = 4 सेकंड पे, और ये डिस्टेंस कवर कर लिया है 80 मीटर। अब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओगे तो यहां लगेगा 60, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा फिर से कितना, 40। तो अब पार्टिकल जब डिसेंडिंग मोशन करेगा तो डिसेंडिंग मोशन के टाइम पार्टिकल के अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा, दिख रहा होगा tan θ > μ आ गया है, तो पार्टिकल मोशन करेगा। और चाहो तो एफबीडी बना के भी समझ में आ रहा होगा, 60 40 से जीत जाएगा, तो पार्टिकल तो नीचे आना ही है, ठीक है। और पार्टिकल अब नीचे आना है तो पार्टिकल करेगा एक्सेलरेट नीचे आते टाइम, और कितना एक्सेलरेशन होगा, तो वो होगा 60 - 40 डिवाइड बाय 10, कितना आ जाएगा, 20/10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। फिर पूछेंगे कि टाइम कितना लगा, तो टाइम कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी कहानी है, टाइम ऑफ डिसेंडिंग इसको आप लिख सकते हो 2l डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंडिंग। l हम निकाल चुके हैं, l कितना है, 80 है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंडिंग कितना है, 2 है। 80 कितना होता है, 80 होता है हमारा 16 × 5, टाइम आ गया 4√5, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर पूछा गया है जब पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो पार्टिकल जब नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, एफ पार्ट की बात कर लेते हैं। यहां पे पार्टिकल की अगर हम स्पीड की बात करें तो चाहो तो आप v = u + 80 यूज कर लो, तो v = u + 80 अगर मैं यूज करूं
तो a है 2, टाइम लगा कितना 4√5, ये आ जाएगा 8√5 मीटर पर सेकेंड। या आप चाहो तो एक और मेथड है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज कर लो, तो भी उससे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काफी सिंपल सवाल लगा। तो इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं जहां पे हम पार्टिकल को नीचे से कुछ वेलोसिटी देके ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो पार्टिकल असेंडिंग मोशन करेगा। और अब tan थीटा और म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल डिसेंडिंग मोशन करेगा कि नहीं करेगा। और अगर डिसेंडिंग मोशन करेगा तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बेसिक काइनेमेटिक्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं, अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो इसी चीज को चेक करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, काफी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका है, तो बताना है वही टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट, एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट, कितना हाइट तक ऊपर गया एंड सो ऑन। ऐसे ही यहां पे कहानी है, लेकिन यहां पे मैंने सब कुछ नहीं पूछा। असेंडिंग का 3 चीज पूछ ली है, डिसेंडिंग के लिए बस इतना पूछा है कि पार्टिकल जब वापस नीचे बॉटम पे आएगा तो बॉटम पे आते टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी, 50 होगी, 50 से कम होगी, ज्यादा होगी, जो भी है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए तुमको टाइम मिलेगा, कितना टाइम चाहिए, 5 से 10 मिनट, ठीक है। तो वही 5 से 10 मिनट का टाइम मिलेगा, फटाफट सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं। यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे 50 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 40, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे F काइनेटिक, तो F काइनेटिक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 0.8, कितना हो जाएगा 32। तो पीछे की तरफ एक हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा 32, जिसकी वजह से पार्टिकल जो होगा वो रिटार्ड करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है तो क्या कहानी है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टिकल का रिटार्डेशन कितना है असेंडिंग मोशन के टाइम पे, तो वो लग रहा है 30 प्लस 32 डिवाइड बाय 5, इतना हमारा पार्टिकल के पास रिटार्डेशन होगा। ध्यान से देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 62/5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 62/5 लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 12.4, बट अपन 62/5 यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टिकल को यहां पे टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम की जो कहानी है वो काफी सिंपल सी कहानी है। टाइम जो है हमारा, टाइम ऑफ असेंडिंग मोशन, वो आ जाएगा v0 डिवाइड बाय पार्टिकल का एक्सेलरेशन। v0 कितना था, अच्छा इसको मैंने v0 दिया ही नहीं है। v0 जो है वो हम ले लेते हैं कितना, वो हम ले लेते हैं 62, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में v0 जो है वो तुम्हारा 62 दिया गया है, ठीक है। अब उसको लेके सॉल्व करना है, तो यहां पे 62 के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62 डिवाइड बाय 62/5, तो टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लगा। उसके बाद पूछा गया है कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 62 है, फाइनल 0 डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम टेकन 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 31 इंटू 5, 31 इंटू 5, ये आ जाएगा 155 मीटर। 155 मीटर तक पार्टिकल जो है वो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद पूछा गया कि पार्टिकल डिसेंडिंग मोशन करेगा, तो पार्टिकल यहां पहुंच गया, और अब पार्टिकल यहां पहुंच गया है, तो कब पहुंचा है, वो पहुंचा है t = 5 सेकंड पे, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है 0, और यहां म्यू कितना है, 0.8 है, और tan थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.75। और आपको देख के ही समझ में आ गया होगा यहां पे कि tan थीटा जो है वो म्यू से छोटा है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। तो यहां पे कोई भी डिसेंडिंग मोशन नहीं होगा, पार्टिकल एक बार ऊपर गया और वहीं जाके चिपक जाएगा। इसी समझ में आई, यहां से गया यहीं आके रुक जाएगा, अब पार्टिकल फर्दर नीचे नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई डिसेंडिंग मोशन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 60, और फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, मेरा फ्रिक्शन आ जाएगा 60 इंटू 1/3, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा कितना, 20। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर मैं बात करूं तो ये है 80 प्लस 20/10, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो टाइम ऑफ असेंडिंग निकालना काफी सिंपल है। 50 मीटर पर सेकंड को 10 की रेट से कम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगा? 5 सेकंड का टाइम लगा। लेंथ कैसे निकालेंगे? तो आप निकाल सकते हो जो भी आप फॉर्मूला यूज करना चाहो, मैं एवरेज वाला यूज कर लेता हूं। 50 प्लस 0/2 इंटू टाइम लेगा 5 सेकंड। ये कितना आ गया है? ये आ गया 250/2। 250/2 आ गया, कितना हो जाएगा? 125 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद और हमें क्या बात करनी है? वेलोसिटी एट बॉटम। तो वेलोसिटी एट बॉटम निकालनी है तो देखो उसके लिए फिर देखना पड़ेगा पार्टिकल का डिसेंडिंग मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे अब हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो हमारा यहां कहीं पहुंच गया है। टाइम कितना लगा? टाइम लगा पार्टिकल को 5 सेकंड। और ये जो लेंथ है वो कितनी आई है? बिल्कुल सही निकाला है हमने, 50 प्लस 0/2 इंटू टाइम टेकन 5 सेकंड, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया है? ये हो गया हमारा 125 मीटर। अब बात करनी है, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पार्टिकल पे 80 लगेगा और पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन कितना? 20। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंडिंग मोशन होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 80 माइनस 20 डिवाइड बाय 10, बोले तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब पार्टिकल यहां नीचे पहुंचेगा तो अगर उसके पास वेलोसिटी v डैश है तो v डैश की वैल्यू कितनी होगी? वो हो जाएगी 2a, और डिस्टेंस कितना कवर किया? जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू छाप दो, ये ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है 6 और ये हमारा कितना है? 125, ठीक है। ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 250 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 5√60 मीटर पर सेकेंड। इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा चाहो तो, ऐसा कुछ आंसर आएगा 5√60, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर से एक और चीज देख के समझ में आ रही है कि बहुत सिंपल कहानी है आज की। आज के लेक्चर में कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस मैं तुम्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन कहीं पे इन्वॉल्व है तो उसको कैसे काउंट करना है और कैसे हम लोग बात करेंगे। और स्टैटिक और काइनेटिक के बारे में भी बातें करनी बहुत जरूरी होती है। जैसे यहां मोशन कर रहा है तो काइनेटिक है, अगर यहां म्यू एस और म्यू के दोनों अलग अलग दिए होते तो हम क्या यूज करते? म्यू के ही यूज करते। ये चीज समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसके अलावा मैं एक अच्छा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, फिर उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है वो सब इस क्वेश्चन में आ गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंक्लाइन प्लेन के वो सब मैंने इंक्लूड कर दिए, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको म्यू एस म्यू के दोनों दिए हुए, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कब स्टैटिक आएगा कब काइनेटिक आएगा, ठीक है। और आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ये बताना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन क्या है। अलग अलग कंडीशन दी हुई है, जैसे इसमें क्या है, एंगल 37 है, पार्टिकल रेस्ट पे है, एंगल 53 पार्टिकल रेस्ट पे है, तो 2 केस रेस्ट वाले हो गए। उसके बाद एंगल 37 पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, एंगल 53 पार्टिकल ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ऊपर जाने वाला केस हो गया। फिर एंगल 37 पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे जाने वाला केस हो गया, ठीक है। एक और केस बन सकता है कि एंगल 53 डिग्री कर दो और पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होता। तो ये 5 केस काफी है, आपको हर एक केस में एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बताना है कितना होगा, ठीक है। उसके बाद देन हम फर्दर चीजें पूछते हैं मोशन की स्टडी के बारे में कि एक्सेलरेशन निकाल लिया, फ्रिक्शन निकाल लिया, फिर टाइम के बारे में पूछ लेते हैं, वेलोसिटी के बारे में पूछ लेते हैं, वो सब काइनेटिक्स की कहानी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअली जो बात करनी है वो इसमें कवर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन है, एक्चुअली एक क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करने के लिए हर एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगना चाहिए, ठीक है, कायदे से, इज्जत के साथ। तो आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा 10 मिनट का। 10 मिनट में छोटा सा सवाल है, हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, तो चलो फटाफट से सॉल्व करो। चलो, आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहे हैं जब पार्टिकल रेस्ट पे है, 2 केस वो दिए गए, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं फर्स्ट केस के बारे में। फर्स्ट केस में क्या है, एंगल है तुम्हारे पास 37 डिग्री और 37 डिग्री है, मास है 5 kg, तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 37 डिग्री पे ये हो जाता है 30, ये हो जाता है 40, यहां नॉर्मल इसकी वैल्यू 40 आ जाएगी। और रही बात है फ्रिक्शन की कि पार्टिकल रेस्ट पे है तो हमें फ्रिक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो यहां पे म्यू एस कितना है, 0.8 है, और म्यू के कितना है, 0.6 है।
तो अगर मैं बात करूं यहां पे एफ लिमिटिंग की, तो एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा, 40 है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो एफ लिमिटिंग आपका कितना जाना चाहिए, एफ लिमिटिंग आ जाएगा 32, और एफ काइनेटिक अगर आएगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। अब सवाल यह है क्या लगेगा, तो यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, और पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, तो पहले कौन एक्ट करता है, स्टैटिक एक्ट करता है। अगर स्टैटिक रोक पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर काइनेटिक का रोल आता है, राइट। तो यहां पे पहले एक्ट करेगा स्टैटिक, और क्या स्टैटिक रोक पाएगा इसको, हां लिमिट के अंदर है, औकात के अंदर है, तो इसको रोक पाना। तो स्टैटिक बोलेगा कि भाई अपन इसको रोक सकते हैं आसानी से, कितना, 30 न्यूटन फोर्स लगा के। तो यहां पार्टिकल जो है वो क्या रहेगा, यहां पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्टैटिक आ रहा है 30 न्यूटन। बाकी इस चीज को समझने का एक और तरीका भी था। मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 है एफबीडी बना के सॉल्व किया। मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 बहुत सिंपल सी कहानी है कि tan थीटा देख लो, tan 37 डिग्री कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3/4.75, ठीक है। और आपको देख के समझ में आ गया कि 0.75 हमारा स्टैटिक से क्या है, कम है, क्योंकि पहले स्टैटिक आएगा बाद में काइनेटिक आता है, तो स्टैटिक से कम है। तो यहां पे tan थीटा इज लेस देन म्यू है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे ही तो रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, एक एफबीडी बना के और एक आपका tan थीटा और म्यू को कंपेयर करके, जैसा आपको अच्छा लगे आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में यहां से आपको बोला गया है कि इस बार एंगल कितना दिया हुआ है, 53 डिग्री दिया हुआ है। अगर एंगल 53 डिग्री है तो कंपोनेंट यहां आ जाएंगे, यहां कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, यहां आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा 30। और अगर मैं बात करूं तो एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा, 0.8 दिया हुआ है, तो 8 × 3 तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा आ जाएगा 24। और एफ काइनेटिक कितना आ जाएगा, एफ काइनेटिक आ जाएगा आपका 18 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे ये बताओ क्या हम रोक पा रहे हैं, इसको देख के ही समझ में आ रहा है औकात के बाहर है, 24 न्यूटन आ गया, रोक ही नहीं पाएंगे। वरना ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि tan थीटा और म्यू में कंपेयर कर लो, ठीक है। और अगर आप tan थीटा और म्यू में कंपेयर करोगे तो tan थीटा बड़ा है म्यू से, मतलब मोशन तो होगा, और मोशन होगा तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सा आएगा, काइनेटिक आएगा। ये चीज समझ में आई। और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक आएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 18 है। तो पार्टिकल के अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन है 40 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5, कितना लिखा हुआ है, 22/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने से पार्टिकल नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो काइनेटिक लगा, और कितना लगा, 18 न्यूटन। हो गया सवाल। तो पहले दो क्वेश्चन तो हमारे काफी इजीली हो गए, कोई दिक्कत हमें हुई नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एंगल 53 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं 37 डिग्री वाले की, कि एंगल एंगल 53 की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी ने बना रखा है, ठीक है। तो एंगल 53 डिग्री है और पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पे जो अगला सवाल है वो क्या है, पार्ट डी को सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो पार्ट डी में बोला गया है कि पार्टिकल जो एंगल आउट 53 डिग्री है और हमारा पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ ही तो लगेगा। और कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। और जरा यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे स्टैटिक कितना है इस केस में, अभी अभी निकाला था, स्टैटिक था 24 और काइनेटिक कितना था, 18 था। तो इस केस में अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, मोशन को अपोज करना। ये समझ पा रहे हैं ना, दोनों केस में डिफरेंस क्या है। एक में पार्टिकल रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था तो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा था, कैसे कि बोल रहा है कि mg नीचे लेके जा रहा है तो पार्टिकल का फ्रिक्शन ऊपर आ गया, मोशन को अपोज किया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा था इस केस में। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है कि पार्टिकल तो t=0 से ही ऊपर जा रहा है, तो जब पार्टिकल पहले ही ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ही, और mg तो नीचे की तरफ लग रहा था, उसने भी अपोज किया, तो दोनों मिलकर इसको अपोज कर रहे हैं। और कितना लगा यहां पे हमारा, ये लगा हमारा कितना, 18। तो अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल पे नीचे की तरफ होगा एक रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन कितना होगा तो आपको देख के समझ में आ रहा है, वो होगा 40 + 18
डिवाइडेड बाय इसका मास कितना आ गया, ये आ गया 58 डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो काइनेटिक लगा 18 न्यूटन। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं 37 डिग्री पे, जहां पे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होता, ठीक है। तो चलो उसका भी एफबीडी बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन में वही कहानी है, एफबीडी बनाओ और समझो क्या हो क्या रहा है। तो पार्ट सी को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट सी में एंगल है 37 डिग्री, ये हमारा पार्टिकल है 5 kg का, इसको हम ऊपर भेज रहे हैं। और अगर आपने इसका एफबीडी बनाया तो यहां पे ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, 37 के हिसाब से 30, और ये वाला हो जाएगा 40। अगर आप फ्रिक्शन की बात करोगे तो फ्रिक्शन तो भाई पीछे की तरफ लगेगा, काइनेटिक लगेगा। और कितना है स्टैटिक और काइनेटिक तो देख लो, एफ लिमिटिंग यहां पे कितना आ जाएगा, ये 40 है, तो 40 के हिसाब से 32, और काइनेटिक कितना आ गया 40 के हिसाब से 24। तो यहां जो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा वो लगेगा पीछे की तरफ 24, मतलब पार्टिकल रिटार्ड करेगा A0 से, और A0 की जो वैल्यू है वो है 30 प्लस 24 डिवाइड बाय 5। कितना हो गया ये हो गया 54 डिवाइड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पार्टिकल के पास रिटार्डेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी कहानी। फिर पूछा गया ये बताओ एफ कितना लगा फ्रिक्शन फोर्स, तो यहां लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और कितना है वो 24 न्यूटन। ये सवाल भी हमारा काफी आसानी से हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट के बारे में, जहां पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैं इस वाले पार्ट को यहां सॉल्व कर देता हूं, पार्ट ई को, ठीक है। तो पार्ट ई में अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल के पास देखो कौन कौन से यहां पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो हमने बोला कि ये एंगल कितना है 37 डिग्री, 37 के हिसाब से ये वाला कंपोनेंट आ गया 30, ये वाला कंपोनेंट आ गया 40। एफ लिमिटिंग जो है वो है 32, एफ काइनेटिक जो है वो है 24। अच्छा, पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ, तो पार्टिकल के पास नीचे की तरफ वेलोसिटी है, तो ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड। फ्रिक्शन फोर्स का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां लग जाएगा पीछे की तरफ, और कौन सा लगेगा, काइनेटिक ही लगेगा भाई। और काइनेटिक लगेगा तो देख लो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना आ गया, पार्टिकल रिटार्ड करेगा, और A0 की जो वैल्यू है, अच्छा रिटार्ड करेगा कि एक्सेलरेट करेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। फ्रिक्शन ने अपनी भाई लिमिट लगा दी, फ्रिक्शन ने बोला मैं 24 से अपोज कर सकता है, मैंने अपोज कर रहा है। अब एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड कर रहा है वो तो डिपेंड करेगा नेट फोर्स पे, तो यहां पे नेट फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा है, तो पार्टिकल एक्चुअली एक्सेलरेट करेगा इस केस में। और एक्सेलरेट करेगा कितने से, तो 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 6/5, और यहां जो फ्रिक्शन लगा वो काइनेटिक लगा 24 न्यूटन। मतलब आपको देख के समझ में आ गया है कि जो नीचे के जो केसेस हैं जहां पार्टिकल मोशन कर रहा है वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और जहां पार्टिकल रेस्ट पे है वहां हमारा स्टैटिक लग रहा है। अगर हम रोक पा रहे हैं तो, नहीं रोक पा रहे हैं तो हमारा क्या लग रहा था, तो हमारा काइनेटिक लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जहां मोशन हो रहा है, जहां मोशन हो रहा है, ठीक है, ये 3 पार्ट है एक्चुअली, वहां पे हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो आज की कहानी में मैंने तुम्हें बेसिक चीजें सिखा दी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे, इसी का एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने काफी सिंपल कहानी पढ़ाई है कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा है तो क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंक्लाइन प्लेन पे अगर 2 ब्लॉक रखे हुए हैं चिपक के, तो अब बताओ कैसा मोशन होगा। या 2 ब्लॉक हैं वो चिपक के रखे हुए हैं, उनको एक थ्रेड से बांध रखा है, तो अब बताओ क्या कहानी होगी। तो इस टाइप की जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही बातें करेंगे, और मोशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे अच्छे से। तो आज की कहानी काफी सिंपल थी, जहां पे हम लोगों ने मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद अ फ्रिक्शन फोर्स कैसे स्टडी करते हैं उसके बारे में हम लोग बात की है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलो।